बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। और किन पर लिखनी है? क है ज्यूसेपे मैत्सिनी, ख है काउंट कैमिलो दे काबूर, ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, घ है फ्रैंकफर्ट संसद और ग है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो इन सब पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे चलिए जान लेते हैं। उत्तर लिखेंगे आप सबसे पहले क ज्यूसेपे मैत्सिनी, और यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। वह इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप ज्यूसेपे मैत्सिनी के बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में। कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट कैमिलो दे काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमोंट 1859 यानी कि 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे हमारे पास है गए वाला यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। आप लिखेंगे यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक
संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे आप लिखेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? आप लिखेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारे में। इसके बाद अब आता है बच्चों दूसरा प्रश्न आपका, और इसमें पूछा है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। और ये कदम कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। आप साथ साथ लिखेंगे ये कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा लिखेंगे आप, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। अगला पॉइंट है पांचवा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा पॉइंट है बच्चों, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। सातवां पॉइंट लिखेंगे आप, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इसके बाद यहाँ पर जो है आता है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर मारियान और जर्मनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। यहाँ पर आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है चलिए देख लेते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जान लेते हैं यहाँ पर मारियन के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मारियन और हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार की प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादात्म्यता अर्थात तालमेल स्थापित कर सके। मारियन की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं
तीसरे प्रश्न के उत्तर में मारियोन के बारे में, और आगे लिखेंगे यहाँ पर जर्मेनिया के बारे में, तो लिखेंगे आप जर्मेनिया और हेडिंग डाल के लिखेंगे यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ठीक है, इसे आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार आप लिखते चले जाएं, साथ साथ याद भी करें बच्चों। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न, और यहाँ पर कहा है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। किस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं, और कौन कौन से हैं पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट लिखें बच्चों, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया जिसमें वे सफल भी हुए। अगला है पांचवा पॉइंट आपके लिए, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठा पॉइंट लिखेंगे प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। अगला है बच्चों सातवां पॉइंट आपके लिए, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। आठवां पॉइंट है बच्चों, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। नौवां पॉइंट लिख सकते हैं आप, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वे में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। इसके बाद लिखेंगे 10वां पॉइंट, वर्साय के महल के शीश महल यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। आई बात समझ में? इस प्रकार से आगे लिखते जाएंगे आप। 11वां पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और 12वां पॉइंट है, इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। काफ़ी लंबे उत्तर हैं लेकिन इन्हें आप अच्छे से लिखें, सोच समझ कर इन्हें याद भी करें साथ साथ। 5वां प्रश्न आता है बच्चों, फिर अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। किसकी बात हो रही है? नेपोलियन की बात। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेकों सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। और क्या क्या सुधार थे जो नेपोलियन ने किए थे? पहला लिखेंगे पॉइंट बनाकर, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। अगला पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। अगला है फिर 5वां पॉइंट, डच गणतंत्र। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। छठा पॉइंट लिखेंगे सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। 7वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं का सुधार किया गया। इसके बाद लिखेंगे 8वां पॉइंट, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। 9वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उसने दंड विधान को कठोर बनाया और जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। 10वां पॉइंट है, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। 11वां पॉइंट है, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखा। प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद शुरू होते हैं यहाँ पर कुछ और प्रश्न। चर्चा करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर चर्चा करें। और पहला प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार से हैं। और क्या क्या हैं यहाँ पर आप उन्हें लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, पॉइंट बनाकर लिखें। राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास प्रारंभ हुए। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं बच्चों, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप हेडिंग डाल के आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन। और पॉइंटों में लिखेंगे, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भूदास्ता और बधुआ मजदूरों का अंत किया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुलें। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं चर्चा करें में। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार से हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे आप फ्रेडरिक सार्यू का यूटोपिया। और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे, 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य और समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथ में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे झंडे, भाषा और राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले फ्रेडरिक सार्यू का यूटोपिया के बारे में। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं कार्ल कैस्पर फ्रिटज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। और इसमें क्या लिखेंगे आप यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं बच्चों, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिटज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज्वेलेनकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है।
यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, क्योंकि वे कहते थे कि जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कार्ल कैस्पर फ्रीड्रिच का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे आप लिखेंगे यूजीन देलाकोवा की द मैसेकर एट कियास के बारे में, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रांस के रोमानीवादी चित्रकार देलानोवा ने एक चित्र बनाया था। उसमें उस घटना को चित्रित किया गया है जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियास द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीली रंगों से रंगा गया है ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हों और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप चर्चा करें में दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है आपका तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा है किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर क्या लिखेंगे आप। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम व पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ। और किस प्रकार से हुआ आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बेल्जियम की। वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहाँ बेल्जियम में कैथोलिक थे वहाँ हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट था। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजआज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप बेल्जियम के बारे में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों पोलैंड के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे पोलैंड और हेडिंग डालकर लिखेंगे वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड में वार्सा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। तो ये था बच्चों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर। आप ठीक इसी प्रकार लिखें और साथ साथ याद भी करें। आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। और किस प्रकार है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंटों में। नंबर 1, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचाने वाली निर्जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थी। इसके बाद नंबर 2 पर लिखेंगे इनमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों 1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। इसके बाद चौथा पॉइंट आपके लिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच
एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। पांचवा पॉइंट है आपके लिए, स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया। जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को उनकी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। अगला है छठा पॉइंट आपके लिए, आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। सातवां पॉइंट है बच्चों, 1798 ईस्वी में वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। आठवां पॉइंट लिखेंगे, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जैक अर्थात ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग यानी कि राष्ट्रीय गान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखें और उसे अच्छे से याद भी करें। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आता है आपका पांचवा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। उत्तर लिखेंगे, 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्योंकि, और पॉइंटों में लिखेंगे फिर से। नंबर 1, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। नंबर 2, इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जब स्लाव राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। अगला पॉइंट है पांचवा, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। छठा पॉइंट है बच्चों, यूरोपीय देश जैसे कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर फिर शुरू होता है परियोजना कार्य और यहाँ पर पहला प्रश्न आपका, परियोजना कार्य में यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। एक या दो देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर्स और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। ये यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं? आई बात समझ में? किस प्रकार से आपके लिए प्रश्न है? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। और कौन कौन से? नंबर 1 लिखेंगे आप, चित्र नंबर 1 में तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा किया गया है, यानी धार्मिक एकता व जुड़ाव को दर्शाया गया है, न कि अलग अलग किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए पहले चित्रों को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। आप इसे देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। और यहाँ पर है भारत माता का चित्र नंबर 2 पर। नंबर 3 पर आपके लिए लगाया गया है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र और नंबर 4 पर यहाँ पर लगाया गया है भारत माता का चित्र। तो इन चित्रों के बारे में आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं और इन चित्रों को भी आप अपनी नोटबुक पर लगा सकते हैं बच्चों। पहला चित्र यहाँ पर हमने बात की थी तिलक के बारे में। दूसरा चित्र है, इस चित्र में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है। जर्मनिया की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया। तीसरे चित्र के बारे में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उनके लिए हर प्रकार के बलिदान देने के लिए भी तैयार
किया जाए। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पर। तो चित्र 1 और 3 में रूपकों की बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ओर आकर्षित हों और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। ये नेता जननेता थे जिन्हें आम जनता अपना आदर्श मानती थी। और 5वें नंबर पर आप लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, चित्र 4 में भारत माता को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में दिखाया गया है। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया है। उनके हाथ में त्रिशूल है जिस पर तिरंगा लहरा रहा है और वे स्वयं शेर तथा हाथी के मध्य खड़ी हैं जो कि शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। यह चित्र भी यूरोपीय प्रतीकों से भिन्न है क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के गुण को आधार बनाकर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर परियोजना कार्य में बच्चों, और इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से फोटोस्टेट करके अपनी नोटबुक पर लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।